गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर 115 क्वेश्चन होंगे और जो हम फर्स्ट वीडियो इसमें 50 डालेंगे। तो जो ये विजयनगर साम्राज्य और इसके प्रशासन व समाज के ऊपर ये हमारा आज का मेन फोकस रहेगा कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी किसी यूपी टेट, नेट, एच टेट जैसे हरियाणा वगैरह, तो ये उनसे संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और काफ़ी यूनिक आपको ये सीरीज़ लगेगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए। मैं इसके अंदर आपको सारी ही डिटेल दूंगा, कहाँ क्या था, कहाँ क्या। जैसे कि हम थोड़े दिन बाद लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे अच्छे से, हर एक टॉपिक वाइज। अभी थोड़ा क्वेश्चन सीरीज़ डाल ली जाए। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों की उत्पत्ति संबंधी एक विचारधारा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का अंतिम काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव काकतीय की सेवा में थे। दोस्तों ये हमें याद रखना है कि ये किसकी सेवा में थे, हरिहर और बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं 1336 के अंदर। और उस टाइम सल्तनत का भी हमें देखना है कि सल्तनत में कौन था। तो सल्तनत किसके वो था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी सल्तनत थी उस टाइम में, यानी कि वो सुल्तान था दिल्ली का उस टाइम पे। तो ये उस टाइम पे क्या करते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो एक मुसलमान बहुद्दीन गुरशप, जो एक विद्रोही होता है, तो कम्पिल्ली क्या करती है, उसको शरण दे देती है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके पीछे लगा होता है, कम्पिल्ली को वो रोंद डालता है और कम्पिल्ली से ही हरिहर और बुक्का दोनों ये पकड़े जाते हैं। और उससे पहले ये काकतीय साम्राज्य के वहाँ पे सेवा कर रहे थे, अधिकारी थे वहाँ पर ये दोनों। तो ये वहाँ से कम्पिल्ली से इनको पकड़ के ले आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और क्या करता है, इनको पहले मुसलमान बना देता है। और फिर ये क्या करता है कि कम्पिल्ली में दोबारा फिर विद्रोह हो जाता है, तो इन दोनों को ही वापस वहाँ पे भेज देता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक विद्यारण नामक संत मिलता है इनको, जो इनको क्या करता है, संदेश देता है, जिससे कि ये पुनः अपने धर्म में आ जाते हैं, यानी कि इनका धर्म परिवर्तन कर देता है दोबारा से, यानी कि खुद के धर्म में वापस आ जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, 1336 के अंदर ये एक साम्राज्य यानी कि एक प्रांत को स्वतंत्र कर देते हैं। तो उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। वहीं से ही इसकी शुरुआत होती है। जो हरिहर और बुक्का होते हैं दोनों, ये इकट्ठे क्या होते हैं, इकट्ठे ही वहाँ पे सम्राट बनते हैं। यानी कि जो हरिहर है उसके नाम से ही पहले क्या चलता है, प्रशासन चलता है। लेकिन ये संयुक्त, इनका जो प्रशासन होता है संयुक्त उस पर होता है, यानी कि संयुक्त आधार पे, यानी कि दोनों इकट्ठे ही वहाँ पे शासन करते हैं। ये वहाँ की प्रणाली होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि कौन सी विचारधारा, तत्व संबंधी विचारधारा को क्या नाम प्रदान किया गया है दोस्तों। तो हम पहली देखते हैं होयसल या कर्नाटक उद्गम, तेलुगु उद्गम, कम्पिली उद्गम। तो दोस्तों ये तीनों ही वैसे सिद्धांत थे, यानी कि विचारधाराएं थी। लेकिन ये तीनों थी तो विचारधाराएं, लेकिन जो होयसल या कर्नाटक उद्गम है, इसके बारे में जो ये सिद्धांत है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होयसल राजा वीरबलाल तृतीय ने की थी। जो ये सिद्धांत है होयसल का, तो ये कहता है कि भी इसकी स्थापना वीरबलाल तृतीय ने की थी। लेकिन दोस्तों हमारे इतिहासकार इसे नहीं मानते, वो मानते हैं इन दोनों को, बी और सी, यानी कि डी इसका आंसर है, बी और सी, तेलुगु उद्गम और काम्पिली उद्गम। ये अगर हमें ऑप्शन में कहीं मिलेंगे, इन दोनों में से एक मिले या दोनों मिले, तो ये दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे, तेलुगु उद्गम और कम्पिली उद्गम। कम्पिली उद्गम तो क्योंकि कम्पिली में दोनों थे, ये सेवा कर रहे थे वहाँ पे, अधिकारी बन गए थे, तो कम्पिली उद्गम तो रहेगा। तेलुगु उद्गम क्योंकि वो तेलुगु प्रदेश था वो, तो ये दोनों ही विचारधाराएं तत्संबंधी रहेंगी वहाँ। इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका हमें आंसर देना है। यह तमिल संगम की महानता से अनुप्राणित था। विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के संगम पर स्थित था। यह हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों इसका हमें आंसर पता ही है, इसका आंसर यही होएगा, यह हरिहर
और बुक्का के पिता संगम के नाम पर इसका संगम वंश नाम पड़ता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी के तट पर विजयनगर स्थित थी। तो दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये किस चीज़ के ऊपर थी, कौन सी नदी थी, वो तुंगभद्रा नदी। हम पजल हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ कृष्णा और तुंगभद्रा इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के अंदर, लेकिन हमें अच्छे से इसको याद करना है कि ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो विजयनगर था, यानी कि विजयनगर की जो राजधानी विजयनगर थी वो तुंगभद्रा नदी के ऊपर थी। इसको अच्छे से याद करना है दोस्तों, VT या TV ऐसे करके भी हम इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्णा में और तुंगभद्रा में काफ़ी हमें कन्फ्यूज़न पेपर में ही मिलती है। वैसे हम आंसर इसका लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है जब बाद में हम देखते हैं तो हम कृष्णा लगा जाते हैं और वो हमारा आंसर गलत होता है। तो हमें VT या TV ऐसे अपने हम जैसे शॉर्ट ट्रिक बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके हम आंसर अच्छे से लगा सकते हैं। तो 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच स्थायी संघर्ष स्थल रायचूर दोआब क्या था। जो ये रायचूर दोआब था दोस्तों, पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि रायचूर दोआब क्या था दोस्तों। ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो इनके बीच का आसपास का जो क्षेत्र था उसको रायचूर दोआब बोलते हैं। तो ये काफ़ी फर्टाइल एरिया था, यहाँ पे फसल अच्छी होती थी। विजयनगर चाहता था कि ये मेरे अधिकार में रहे, बहमनी शासक थे वो चाहते थे ये हमारे अधिकार में रहे, ताकि यहाँ से जो फर्टाइल एरिया में जहाँ खेती होके जो इनकम है वो उन्हें मिले और उनके साम्राज्य में ये इनकम आए। तो इस करके इनके बीच ज़्यादा विवाद रहता था दोस्तों। तो ये इसका आंसर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। और 5th देखते हैं, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। तो दोस्तों हरिहर के बाद जो बुक्का प्रथम आता है, गद्दी पर बैठता है, तो इसने क्या किया था, इसने भेजा था ये 1374 के अंदर चीन में दूत मंडल दोस्तों। 1374 के अंदर ये चीन में दूत मंडल गया था। और ये बुक्का बनता है, जो बुक्का राजा बनता है, यानी कि अपने हरिहर के मरने के बाद, तो ये बनता है 1356 के अंदर दोस्तों। 1356 से ये रहता है 77 तक। 1374 में ये भेज देता है चीन में दूत मंडल। तो 6 देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस विजयनगर नरेश को प्रदान किया जा सकता है दोस्तों। तो 6 का जो ऑप्शन देखिए आप, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, वीर विजय, देवराय द्वितीय। तो 6 का जो आंसर है वो रहेगा हरिहर द्वितीय। ये विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दोस्तों हरिहर द्वितीय को मोस्टली जाता है, क्योंकि ज़्यादा इसने ही क्या किया था, अपने एरिया को बढ़ा लिया था। यानी कि जो हरिहर 1377 में बैठता है गद्दी के ऊपर, और ये 1404 तक शासन करता है। तो ये क्या करता है, काफ़ी एरियाज़ को ये जीत लेता है। और ये शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, और महाराज धीराज की इसने जो उपाधि धारण की थी। और श्रीलंका से इसने दोस्तों कर भी वसूला था, यानी कि ये श्रीलंका के राजा से भी कर वसूलता था, हरिहर द्वितीय। तो ऐसे ही दोस्तों हमने फैक्ट्स याद रखने हैं जो इसके फैक्ट हैं। 7 नंबर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राज शासन को पहली बार बलात हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई दोस्तों। तो ये था दोस्तों सालू वंश। हमें पता ही है क्योंकि संगम के बाद सालू आता है, और जो सालू का जो पीरियड है 1485 से लेके ये 1505 तक है दोस्तों। फिर 1505 से स्टार्ट करके 1570 तक है अगला जो तुलु वंश है, जिसका कृष्ण देव राय भी होता है। तो ये एक वंश यहाँ से यहाँ तक है, और एक 1366 से लेके 1485 तक है। जो अगला वंश आता है वो 1570 तक चलता है, 1505 से 70 तक। और जो 1570 के बाद आएगा अरविडू वंश, वो होता है 1650 तक चलता है। तो इसमें क्या था, जो बलात् यानी कि बलपूर्वक या मारकर राजा को किसी सिंहासन को हथियाना, उसको बलात् हथियाना बोलते हैं। तुलु राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, नरसानायक, इमाड़ी नरसिंह, वीर नरसिंह। तो इसको जो आंसर है दोस्तों वो वीर नरसिंह रहेगा।
तुलु वंश का। फिर इसके बाद कृष्णदेवराय बनते हैं तुलु वंश के ही। तो ये वीर नरसिंह था दोस्तों, जो 1505 में गद्दी पर बैठता है। 9 नंबर देखते हैं कृष्णदेवराय। ये दोस्तों ये हमारे लोकल एग्ज़ाम जो भी होते हैं ऐसे से एग्ज़ाम के अंदर कृष्णदेवराय के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि वो किस राजवंश से थे या गद्दी पर कब से कब बैठे। तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। और दोस्तों ये कृष्णदेवराय एक ऐसा शासक था, हिंदू शासक था, जिसके बारे में बाबरनामा के अंदर भी जिक्र मिलता है। और बाबरनामा में क्या है, बाबर इसका जिक्र करता है कि जी 2 ही हिंदू सम्राट थे। एक तो सांगा, जिसके बारे में उन्होंने बाबरनामा के अंदर लिखा है कि वो काफ़ी फेमस था उस टाइम पे। लेकिन जो हिंदुओं की वो बात करता है कि हिंदुओं में सबसे जो फेमस यानी कि जो सबसे सुपीरियर उस टाइम था वो कृष्णदेवराय था, जिसके अंदर बाबरनामा के अंदर बाबर लिखता है ये तुलु वंश से थे। तो दोस्तों हम इसको अगर याद रखना है कि कृष्णदेवराय किस वंश के थे, तो कृष्णदेवराय के अंदर लास्ट में देव आ गया है। देव मतलब देव, तो देव के साथ हम तुल्य लगा देंगे, देव तुल्य। कुछ ऐसे दोस्तों हम ट्रिक्स वगैरह से भी इसको याद कर सकते हैं, देव तुल्य, देव कृष्णदेव तुल्य देव, ऐसे करके भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं दोस्तों। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों, कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य यवन राजा के पुनर्स्थापक विरुद्ध को क्यों धारण किया दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, आदिल शाही सुल्तान को पराजित करने के, कैद में पड़े बहमनी शहजादे को बीदर के सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए, बीजापुर के राज्य की कीमत पर पुर्तगालियों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए, कुतुब शाही सुल्तान को पराजित करके संपूर्ण तेलंगाना प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा, कैद में पड़े बहमनी शासक जो शहजादा था उसको बीदर के सिंहासन पर इसने क्या किया था, पुनर्स्थापित कर दिया है दोस्तों। क्योंकि कृष्णदेवराय क्या करता है, जो कैद में ये बहमनी सुल्तान होता है ये इसको ना ले जाकर दोबारा गद्दी पे बिठा देता है दोस्तों। तो इससे जो कृष्णदेवराय था उनके जो काफ़ी उनकी उसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि उसने एक बहमनी शासक को क्या किया कि उसको गद्दी दिलवा दी। तो इससे उनको ना बहुत वो मिलता है, माने कि वो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हो जाते हैं, कारागार से उसका मुक्त करा के। तो यवनराज स्थापनाचार्य की वो विरुद्धारण करते हैं इससे। ये उनकी एक उपाधि है दोस्तों, ये भी हमसे कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। तो 11 नंबर देखते हैं, उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र के निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर कृष्णदेवराय ने अधिकार नहीं किया। देखिए दोस्तों कैसा यूनिक क्वेश्चन है 11 नंबर। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में, इसके जो ऑप्शन हैं नहीं किया हमने देखना है। उदयगिरी पर भी उन्होंने किया था, कोंड विंडू ये आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, इस पर भी किया था, कोंडपल्ली इस पर भी उन्होंने किया था, लेकिन जो था उदयगिरी इस पर नहीं किया था। और यही हमारा क्या है आंसर है दोस्तों, खंडगिरी पर उन्होंने अधिकार नहीं किया था। बाकी उन्होंने सब के ऊपर क्या किया था, अधिकार इन तीनों के ऊपर अधिकार कर लिया था। जो प्रताप रुद्र, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि उड़ीसा के गजपति नरेश कौन था कृष्णदेवराय के समकालीन, तो हमें याद रखना है प्रताप रुद्र। तो दोस्तों कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन हैं, प्रताप रुद्र देव के समकालीन हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है दोस्तों। यही हमें पेपर में वहाँ जाके जब हम देते हैं तो हमसे यही चीज़ें पूछी जाती है और हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, इनका हम आइडिया नहीं लगा पाते और क्या हम उस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। यही चीज़ें हमने याद रखनी है दोस्तों। एक एक नंबर हमें पता है कि एक नंबर की क्या वैल्यू है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1765 में दक्कनी मुस्लिम राज्यों के महासंघ ने विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं को राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर नरेश कौन था दोस्तों। तो इस समय जो दोस्तों विजयनगर का जो साम्राज्य का जो वो था, इस युद्ध के समय विजयनगर नरेश कौन था दोस्तों, तो वो था इस टाइम पे जो ये सदाशिव राय थे। सदाशिव राय ये राम राय जो था ये तो दामाद था इनका, और सदाशिव राय जो ये कृष्णदेव राय के बेटे थे। ये राम राय क्या होता है, ये दामाद होता है, और ये
क्या करता है, सदाशिव राय के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखता है, यानी कि लास्ट तक राम राय जो रक्षित तांगड़ी का युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, राम राय 70 साल का होता है, फिर भी ये अपनी पूरी चलाता है प्रशासन के अंदर। यानी कि जो हार का कारण होता है राम राय ही इसमें मोस्टली होता है, क्योंकि राम राय क्या करता है, जितनी भी ये सल्तनत पाँच उस टाइम तक बन जाती हैं बहमनी के अंदर, तो ये पांचों का आपस में लड़ाता रहता है, यानी कि उनके अंदर फूट डालने का कार्य करता है। तो लेकिन लास्ट के अंदर वो क्या करते हैं, पाँच के पाँच इकट्ठे होकर यानी कि बरार अकेला होता है, जो पाँच नहीं होते दोस्तों, उसमें चार होते हैं, बरार अकेला होता है। बरार को छोड़कर जो बरार है वही इसमें शामिल नहीं होता इस संघ के अंदर, बाकी सभी संघ के अंदर होते हैं पाँच, चार के चार, और वो मिलकर क्या करते हैं, राम राय को यानी कि सदाशिव राय के नेतृत्व में, जो यानी कि राजा उस टाइम सदाशिव राय होता है, तो राम राय का नेतृत्व होता है, क्या करता है, इनको बुरी तरह से हरा देते हैं, और राम राय इस युद्ध के अंदर मारा जाता है दोस्तों। सदाशिव राय फिर दोबारा फिर क्या करता है, दोबारा फिर राज कर लेता है आके। तो 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध रक्षी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा भी कहा जाता है, कि युद्ध में निम्नलिखित में से किस दक्कनी सल्तनत ने मित्र राज्यों का साथ नहीं दिया दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो कौन सा दोस्तों, वो बरार था दोस्तों। जो बरार क्या होता है, इसमें शामिल नहीं होता, वो अलग अलग होता है इससे, इस संघ से। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर देखते दोस्तों, रक्षित तांगड़िया तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय का मुख्य कारण था दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए, सदाशिव राय के प्रति शासक राम राय का अतिशय आत्मविश्वास और मिथ्याभिमान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होगा डी, दक्षिण में विजयनगर को सर्वोच्च बनाने की राम राय की अभिलाषा। मेन ये पर्पस था उसका कि दक्कन में सिर्फ राम राय यानी कि विजयनगर साम्राज्य ही टॉप में रहे, इससे वो उनको लड़ाता रहता है। 15 देखते हैं, 1565 में रक्षी तांगड़ी के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ। तो ए देखते हैं, इसने दक्षिण भारत में हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व को मरणांतक आघात प्रदान किया। इससे मुगलों द्वारा दक्कनी मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण करने और उनका मुगल साम्राज्य में विलय करने का मार्ग उन्मुक्त हो गया। इससे पुर्तगाली व्यापार को क्षति पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विलुप्त हो गया। तो दोस्तों इसका जो दुष्परिणाम नहीं हुआ वो कौन था, वो डी था दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विलुप्त नहीं होता, लेकिन जो ये सारी चीज़ें होती है इससे पुर्तगाली व्यापार को क्षति पहुंचती है। क्योंकि क्षति इसलिए पहुंचती है दोस्तों व्यापार को पुर्तगालियों के, क्योंकि विजयनगर के शासक जो कृष्ण देव राय वगैरह थे, ये मोस्टली घोड़े पुर्तगाली से लेते थे, इस वजह से उनके व्यापार को क्षति पहुंचती है। इससे मुगलों और दक्कनी मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण करने, उनका मुगल साम्राज्य में विलय करने का मार्ग उन्मुक्त हो गया दोस्तों, ये भी राइट रहेगा। इसने दक्षिण भारत में हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व को मरणांतक आघात दोस्तों माना जाएगा, क्योंकि इस पूरा आघात पहुंचा था हिंदू शक्ति पर उस टाइम, तो नहीं हुआ, विलुप्त था इसका आंसर। और दोस्तों 16 नंबर देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन सिद्ध हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी रहेगा 16 का। विजयनगर साम्राज्य के हिंदू सामंत शासक पड़ायगार, ये इसको अयंगार भी बोला जाता है दोस्तों। ये क्या थे, हिंदू सामंत शासक थे। ये क्या करते थे, जैसे कि उस टाइम में वो अयंगर प्रथा थी, तो ये जो अच्युत देव राय था उसने महामंडलेश्वर की भी स्थापना कर दी थी, यानी कि एक पद बना दिया था कि वो इनके ऊपर नज़र रखता था। और वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये अपने अपने स्टेट अलग करने की सोचने लगे थे, यानी कि ये काफ़ी पावरफुल होने लगे थे लास्ट के कृष्णदेव राय के बाद। तो यही इन्होंने ही युद्ध में क्या किया, विजयनगर में जो साम्राज्य था उसमें इन्होंने साथ नहीं दिया अच्छे से, यानी कि अच्छे से लड़े नहीं, इनकी सेना वगैरह टाइम से ही भाग गई, यानी कि ये भी इसका रीज़न था। तो 70 नंबर देखते हैं, कृष्णदेव राय द्वारा प्रस्तावित राजतत्व संबंधी आदर्शों में से किस आदर्श का विजयनगर साम्राज्य के महानतम दिनों में भी व्यवहारत अनुसरण नहीं किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसके एक बार, जो नहीं देखना है हमने। राजा को शासन कला में प्रवीण लोगों को नियुक्त करके शासन करना चाहिए। तो दोस्तों ये राइट है, ये सही रहेगा। राजा को अपनी जनता पर उदारतापूर्वक कर लगाने चाहिए। और दोस्तों इसका राइट आंसर यही रहेगा बी,
राजा को अपनी जनता पर उदारतापूर्वक कर लगाने चाहिए। क्योंकि नहीं पूछा है तो ये नहीं में बी आ जाएगा इसका आंसर। यही बाकी तीनों इसमें राइट हो जाएंगे दोस्तों। और ये भी हमें पढ़ने चाहिए क्योंकि ये नहीं वाले में छोड़ के 3 चीज़ें हमेशा राइट होती हैं, वो कई बार एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो हमें यही पढ़नी चाहिए। राजा द्वारा अपने शत्रु की गतिविधियों में बाधाएं उत्पन्न करके शत्रुओं को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए, ये भी सही है। राजाओं को सदैव अपनी प्रजा की रक्षा करने तथा उनकी शिकायतों दूर करने के तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों ये सब पता कहाँ लिखा हुआ है, ये कृष्णदेवराय की एक बुक थी, आमुक्त मालकव कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं इसका पूरा नाम रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आमुक्त माल्यद इसका नाम था, जैसे ऐसा ही। तो इसके अंदर प्रशासन वगैरह के बारे में कृष्णदेवराय ने बहुत कुछ लिखा है कि राजा को उदार होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सब कोटेशन है जो उस बुक के अंदर दी गई हैं। और ये चीज़ उसमें नहीं है। राजा को अपनी जनता पर उदारपूर्वक कर लगाने चाहिए, कर की बात उसमें नहीं की गई है। तो ये सिद्धांत विजयनगर का नहीं माना जाता, क्योंकि लिखित से ही जो लिखित चीज़ें हमें मिलती हैं या अभिलेख वगैरह मिलते हैं उससे ही हम क्या लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो ये चीज़ उसमें नहीं मिली है दोस्तों। 18 नंबर देखते हैं। प्रशासनिक कार्यों में मंत्री परिषद राजा की सहायता करती थी। मंत्रियों का पद कभी कभी वंशानुगत होता था और कभी कभी उनका चयन किया जाता था। विजयनगर के मंत्री निम्नलिखित में से किस वर्गों से संबंधित थे? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, वैश्य 19 देखते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय चेट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें पता ही है, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या थे, इनके प्रशासन के अंदर थे। तो 19 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी नहीं था? उन्होंने नहीं पूछा है दोस्तों। तो रत्नों का अभिरक्षक क्या था, अधिकारी था। अंतपुर का व्यवस्थापक, ऐसा कोई उसके अंदर अधिकारी नहीं था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस का प्रधान था, प्रमुख कोषाध्यक्ष था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रमुख अधिकारी कौन था साम्राज्य का। तो पुलिस प्रधान, प्रमुख कोषाध्यक्ष, रत्नों का अभिरक्षक, ये क्या थे, वहाँ पे अधिकारी थे प्रमुख। लेकिन अंतपुर का व्यवस्थापक, ऐसा कोई भी मेन वहाँ पे अधिकारी नहीं होता था। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, विजयनगर काल में राज सिंहासन के अनाधिकार अधिग्रहण के संबंध में किस प्रशासनिक संस्था या परंपरा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया? तो ऑप्शन देखिए, मंत्रियों और सामंत वर्ग की सर्वसम्मति से राजा का चयन, 2 शासक बंधुओं द्वारा संयुक्त रूप से शासन, उत्तराधिकार संबंधी विवादों की आशंकाओं के निराकरण के लिए युवराज की नियुक्ति, राजा के अल्पायु होने की स्थिति में प्रतिशासक रीजेंट नियुक्त करने संबंधी व्यवस्था। तो दोस्तों जो राइट आंसर इसका डी है, क्योंकि इसका ज़्यादा दुरुपयोग किया गया दोस्तों, परंपरा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया। जो युवराज तो बनाते थे वहाँ पे, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होता था उस चीज़ से। उससे क्या था, प्रशासन में हेल्प मिलती थी। लेकिन जो ये रीजेंट वगैरह बनाए जाते थे राजा की अल्पायु होने की स्थिति में प्रतिशासक, जैसे कि हम राम राय को देख लेते हैं, जो क्या था, जो राम राय सदाशिव राय के टाइम में जो रीजेंट बना हुआ था राम राय, तो वो राम राय दोस्तों एक प्रकार से रीजेंट ही था उसका, सदाशिव राय का। लेकिन वो रीजेंट होने के कारण ही क्या था दोस्तों, बार बार क्या होता था, ये हस्तक्षेप ज़्यादा करते थे और बहमनी वगैरह जो सल्तनत थी उनको लड़ाते थे। तो उस चीज़ के काफ़ी इफेक्ट थे। लेकिन जो दुरुपयोग इन चीज़ों का नहीं होता था, जैसे कि ये 2 शासक बंधुओं द्वारा संयुक्त रूप से शासन, इससे अच्छे से शासन चलता था। और मंत्रियों और सामंत वर्ग से मंत्रियों और सामंत वर्ग की सर्वसम्मति से राजा का चयन किया जाता है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी वहाँ पर। और संयुक्त शासन तो वहाँ पे चलता था दोस्तों मोस्टली। मल्लिकार्जुन और एक उनके साथ और थे, उन्होंने भी संयुक्त शासन किया। हरिहर बुक्का ने भी संयुक्त शासन किया था, तो ये उल्लेख मिलता है वहाँ पे। तो 21 देखते हैं, राजसत्ता को नियंत्रण करने में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता था दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए 21 के, संगठित समुदाय, परंपराएं और जनमत, राज परिषद, परंपरागत कानून। दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए आप भी।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो परंपराएं और जनमत था दोस्तों, जो नियंत्रित करती थी राजसत्ता को और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी, तो वो थी परंपराएं और जनमत। ये दोस्तों आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होते हैं और पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसका मोस्टली आंसर राज परिषद लगा के आते हैं या परंपरागत कानून लगाते हैं। लेकिन जो परंपराएं और जनमत है वो कंट्रोल करती थी सत्ता को। दोस्तों हमें ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से। 22 देखते हैं। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक राज परिषद होती थी जो सभी महत्वपूर्ण मामलों पर राजा को परामर्श दिया करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राज परिषद का अंग नहीं था? दोस्तों ऑप्शन देखिए 22 के, प्रधानी, मंत्री और उप मंत्री, राजा के कुछ विशेष रक्त संबंधी, अमरनायक, विभागों के विभागाध्यक्ष। जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो सी रहेगा। अमरनायक जो थे, राज परिषद होती थी वो राजा को परामर्श दिया करती थी, लेकिन जो इस समूह से बाहर थी वो थी अमरनायक, क्योंकि जो राजा को परामर्श देते थे वो मंत्री थे, उसके उपमंत्री थे, राजा के विशेष रक्त संबंधी होते थे, विभागों के विभागाध्यक्ष होते थे। लेकिन जो दोस्तों अमरनायक होते थे, ये गांव वगैरह के, ये लोकल प्रशासन में अमरनायक का रोल होता था, ये ऊपर के उसमें नहीं थे। विजयनगर साम्राज्य की राज परिषद का सभापति कौन होता था? 23 दोस्तों, तो ये था प्रधानमंत्री या प्रधानी, इसको प्रधानी भी बोलते थे, हमें ये भी वर्ड याद रखना है दोस्तों, प्रधानी। 24 देखते हैं। हमें प्रधानी या प्रधान महाप्रधानी या सिरह प्रधानी, देखिए दोस्तों कैसे कैसे वर्ड आए हैं। मां सिरह प्रधानी नामक एक अधिकारी का प्राय उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसके उक्त अधिकारी के वास्तविक कार्यों का पता चलता है? किसके उक्त अधिकारियों के वास्तविक कार्यों का पता चलता है दोस्तों? तो 24 है। इसके आप ऑप्शन देखिए दोस्तों। सेनाओं का प्रधान सेनानायक, साम्राज्य के मुख्यालय के प्रधान न्यायाधीश, साम्राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी। दोस्तों इसका राइट आंसर यही रहेगा सी, साम्राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी होता था दोस्तों, ये प्रधानी महाप्रधानी जो भी था। तो 25 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। तो दोस्तों सीधा ऑप्शन ना बात करके सीधा आंसर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी इससे। तो 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों सी, साम्राज्य का सचिवालय जो प्रशासन का केंद्र बिंदु था, जहाँ से सारा प्रशासन चलता था, साम्राज्य का सचिवालय दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 26 निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं था? दोस्तों इसमें से जो प्रांत नहीं था, ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। तो इसका जो नहीं था वो था पड़े विंडो दोस्तों, ये पेनकोंडा, उदयगिरी, ये रायचूर, ये सब विजयनगर साम्राज्य के प्रांत थे, लेकिन ये नहीं था और यही इसका राइट आंसर है। 27 देखते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग या खंड था दोस्तों, ये प्रशासन के अंदर चीज़ें हमसे हर पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये प्रशासन हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, मंडलम। सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग था ये मंडलम। फिर लास्ट में जैसे मंडलम, कोट, राज्य, सबसे पहले राज्य, मंडल, कोट, नाडु लास्ट में आता है, गांव का समूह, ग्राम लास्ट में। तो 28 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों या खंडों को किस आधार पर विभाजित किया जाता था? तो सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से, किलों की स्थिति से, राज्य व्यवस्था के आधार पर, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर। दोस्तों इसका आंसर मोस्टली बच्चे गलत लगाएंगे, जिसका राइट आंसर है ए रहेगा, सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से। दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चन में मिलता तो हम इसका बी या सी लगा के आते, और कई बच्चे डी भी लगा देते, लेकिन इसका जो राइट आंसर है सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से क्या किया जाता था? प्रशासनिक इकाइयों को बांटा जाता था, विभाजित किया जाता था दोस्तों। और 29 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता? क्या दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार सॉरी दोस्तों 29। विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के लिए निम्न में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था दोस्तों? तो
जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी रहेगा। राष्ट्र नाम का कोई इसमें वो नहीं होता था, जैसे राज्य, मंडल, नाडु, चावड़ी वगैरह ही बोल देते थे, तो ये इसके राइट आंसर राष्ट्र रहेगा। कर्नाटक साम्राज्य में स्थित विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों? तो मोस्टली जो छोटी इकाई हर जगह पे हर प्रशासन में ग्राम ही होती है, तो हमें ये याद रखना है। कहीं पे कुल भी बता देते हैं, कुल या ग्राम। तो 31 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कौन सी दोस्तों? वो 31 का जो राइट आंसर है वो है कोट्टम। 32 देखते हैं, कोट या कोट्टम। 32 विजयनगर साम्राज्य के अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लीजिए, राज परिवार के सदस्यों, योद्धा वर्ग, ए बी दोनों, पुराने शासक परिवारों में से। जो 32 का आंसर है सी रहेगा दोस्तों। योद्धा वर्ग भी था उसमें, राज परिवार के सदस्य, तो ये दोनों ही थे जो अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति होती थी, जिससे ये नायक थे विजयनगर साम्राज्य के। तो 33 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के मुख्य सचिव का क्या नाम था? मुख्य सचिव का नाम देखिए दोस्तों, दंडनायक, महादंडनायक, सर्वनायक, रायसम। जो 33 का आंसर है दोस्तों वो है सी, ये था सर्वनायक। मुख्य सचिव यानी कि सर्वनायक, ये हमें दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये सर्वनायक वगैरह, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अच्छे से याद करने में। नोट्स तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपने नेट क्लियर करना है। और दोस्तों ये देखिए 34 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। विजयनगर प्रशासन में अथावने या अथवन विभाग किस प्रशासन कार्य को संपादित करता था? दोस्तों ये अथावने बोलते थे राजस्व के विभाग को। 34 का जो राइट है सी, राजस्व। 35 देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर लगाते हैं। 35 का जो राइट आंसर है वो है बी, वंशानुगत सैन्य राज्यपाल। जो नायक होते थे साम्राज्य के वो थे वंशानुगत सैन्य राज्यपाल दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे फैक्ट भी क्लियर हो रहे हैं और हमें अच्छे से समझ भी आ रही चीज़ें, तो हमें इस क्वेश्चन से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। 36 देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन दोष विद्यमान नहीं था? नहीं देखना है दोस्तों, जो नहीं था। तो नायकों ने भौतिक समृद्धि तथा कृषि और सिंचाई के विकास में मदद नहीं की। दोष विद्यमान नहीं था दोस्तों, यही था जो दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने विकास में काफ़ी मदद की दोस्तों। कृषि और सिंचाई के लिए उन्होंने अलग अलग परियोजनाएं बनाई अपने अपने एरिया के अंदर। सिंचाई के लिए उन्होंने नहरें वगैरह निकाली, कृषि में काफ़ी उन्होंने उन्नति की। और जो दोस्तों ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये भी सारे राइट हैं। नायक स्थानीय युद्धों और आपसी संघर्षों में लगे रहते थे, कभी कभी वे केंद्रीय सत्ता को भी चुनौती देते थे। नायक अपने लाभ के लिए अपने आश्रित कृषकों से कर वसूलते और सैनिक सेवाएं लेते थे। तो ये तीनों चीज़ें तो राइट हैं दोस्तों, और जो गलत थी वो थी ये, और राइट आंसर भी यही है हमारा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है दोस्तों। कई बार ये कोटेशन नेट के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अभी कथन वगैरह दे दी जाते हैं, तो ये भी चीज़ें हमें मोस्टली याद करनी है। 37 देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था? विजयनगर के नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन आप देखिए, जो वो था ए था, विशेष आयुक्त दोस्तों। ये अधिकारी था, क्या करता था? नायकों को नियंत्रण में रखने का इसका उत्तरदायित्व होता था विशेष आयुक्त। सचिव लगा देंगे कई बच्चे, लेकिन विशेष आयुक्त होता है। विजयनगर काल में नायकों को प्राय अमर नायक कहा जाता था, क्योंकि, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 38 का वो है बी, वे अमरम भूमि को अनुदान में देते थे। थर्टी 39 देखिए दोस्तों, विजयनगर कालीन ग्राम सभाओं के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था? दोस्तों 39 का जो आंसर है मेलाग्राम। मेलाग्राम दोस्तों एक इकाई नहीं थी ग्राम सभाओं की, तो इसमें सभा, महासभा, महाजन, ये क्या थी? ग्राम सभाओं के लिए नाम थे ये। तो मेलाग्राम दोस्तों, इस मेलाग्राम को कुछ बोलते हैं वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ये किसी चीज़ की इकाई ही होती थी। 40 का देखिए दोस्तों, महानायकाचार्य का क्या कार्य था? तो 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी,
ग्राम प्रशासन की सामान्य देखभाल करना दोस्तों। ग्राम प्रशासन के अंदर सामान्य देखभाल करते थे महानायकाचार्य जो होते थे, ये ग्रामों के अंदर थे। और 41 देखिए, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ दोस्तों। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। दक्षिण भारत की किस नाट्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था यक्षगान का। अगर कहीं पे ऐसा लिखा आता है कि दक्षिण भारत के अंदर सर्वप्रथम या सबसे पहले यक्षगान कहाँ, तो विजयनगर इसका राइट आंसर रहेगा। विजयनगर काल की अयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। सही नहीं देखना है, जो सही नहीं है, अयंगर अपने पद भेच या बंधक रख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये सही था, क्योंकि अयंगर क्या था, अपने पद को बेच व बंधक रख सकते थे, यानी गिरवी रख सकते थे। तो इसका राइट आंसर तो ये नहीं है, लेकिन वैसे ये कथन सही है। उन्हें कर मुक्त भूमि मान्यम प्रदान की जाती थी दोस्तों। हाँ, ये प्रदान की जाती थी उनको। वे अपने क्षेत्राधिकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे दोस्तों, ये भी सही है। और ये 4 थी, फिर तो गलत हो जाएगा। इन अयंगरों को अपने पद पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था दोस्तों। ये अधिकार नहीं होता था, ये गलत है, क्योंकि इनका अधिकार होता था वंशानुगत, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे राइट आंसर यही रहेगा, अधिकार था इनका दोस्तों वंशानुगत अयंगर पर। 43 देखते हैं, किस विजयनगर नरेश ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया, उन्हें भूमि अनुदान प्रदान किए और उन्हें एक मस्जिद का निर्माण कराया और अपने सिंहासन के सम्मुख के कुरान की प्रति को रखा, जिससे कि वे कुरान के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। वाह दोस्तों, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो जो राजा था जो जिसने ऐसा किया था, वो था देवराय द्वितीय दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे राजा थे। कृष्णदेवराय नहीं, ये देवराय द्वितीय, सॉरी दोस्तों, देवराय द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था, कुरान की प्रति रखी, मस्जिद भी बनवाई, मुसलमानों को नियुक्त किया। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने अच्छे से दे दिए हैं इसने दोस्तों। ये हमारे लिए बेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो 44 देखिए दोस्तों, विजयनगर युग में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि को निम्नलिखित में किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया था दोस्तों। नहीं पूछा है दोस्तों, तो देखते हैं जो सही है और जो गलत है। तो शुष्क और सिंचित भूमि ये दोस्तों की गई थी, और उद्यान भूमि ये भी था, वर्षा पोषित भूमि, ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, लेकिन जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि ये भी इसमें दोस्तों रहेगा। तो राइट आंसर इसका ये है। ये नहीं पूछा था तो नहीं में यही था, बाकी ये सारे राइट हैं वैसे, जो वर्गीकृत किया गया था भूमि को। शुष्क और सिंचित में, उद्यान भूमि में, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि में। तो 45 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित था, जिसे विदेशी यात्रियों ने प्रदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। तो दोस्तों ये था 45 का जो आंसर है बी, वराह का सिक्का क्या था दोस्तों, ये पगोड़ा या प्रदोष के नाम से जो विदेशी यात्री जितने बारबोसा वगैरह जो भी यहाँ पे आए, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है, वराह नामक सिक्के के बारे में। तो विजयनगर काल में भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय का निम्नलिखित से कौन सा स्रोत नहीं था दोस्तों। जो नहीं था वो था मृत्यु कर दोस्तों। ऐसा कोई भी कर वहाँ नहीं था। विवाह कर होता था, चारगाह कर लगता था, सीमा शुल्क और वाणिज्य कर वगैरह वहाँ थे, लेकिन मृत्यु कर वहाँ पे नहीं था। ऐसा कोई भी कर किसी भी साम्राज्य में नहीं था दोस्तों। 47 देखिए, विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। जो 47 का सी रहेगा दोस्तों, अयंगर व्यवस्था की स्थापना, नायंगर व्यवस्था का विकास। जो ग्राम सभाओं के पतन का कारण बना दोस्तों, ये दोनों ही थे। अयंगर व्यवस्था गांव में थी ये ग्रामों के अंदर, और नायंगर व्यवस्था, दोनों ही ये। नायंगर जो टॉप में थे, अयंगर सबसे नीचे थे पायदान पर। तो इन्होंने क्या किया, ये दोस्तों अपने अपने क्षेत्रों के अंदर स्वतंत्रता से व्यवहार करते थे। तो ये भी काफ़ी रीज़न है इस चीज़ का, क्योंकि ये कर वगैरह मोस्टली टाइम पे नहीं देते थे सेंटर में, तो इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, और जो पतन इनका इसका जल्दी ही हो गया। और 48 देखते हैं दोस्तों, विजयनगर शासकों की कराधान नीति के बारे में कौन सा कथन नहीं वाले मोस्टली आए हैं दोस्तों। जो नहीं था 48, क्योंकि दोस्तों अगर ऑप्शन बताऊँगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ये था बी दोस्तों,
आय का 6वें भाग को पारंपरिक रूप से कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। ये दोस्तों 1/3 या 1/4 लेते थे, लेकिन यहाँ 1/6 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे इसके आंसर सही रहेंगे। भू राजस्व शिष्ट आय का प्रमुख स्रोत था, क्योंकि मोस्टली क्या है, भू राजस्व ही सारे प्रशासन जितने भी मुग़ल या सल्तनत टाइम के जितने भी हैं, तो भू राजस्व ही क्या होता था, मेन होता था, जिससे कि आय होती थी राजाओं की। और करों की संख्या बहुत अधिक थी और करों का बोझ भारी था, ये भी सही है। कभी कभी कर मुक्ति या कर कटौती प्रदान की जाती थी, क्योंकि ये दोस्तों ये राइट चीज़ है कि कभी कभी कर मुक्ति या कटौती की जाती थी, ये मुक्ति कर दी जाती थी। जैसे कि हम देखते हैं राम राय और सदाशिव राय के टाइम में क्या होता है, जो कड़ोखा एक नाई होता है, तो पूरी नाई जाति को ये सदाशिव राय और राम राय दोनों क्या करते हैं, कर मुक्त कर देते हैं कड़ोखा नाई को, यानी कि नाई जाति पूरी कास्ट को ही क्या करते हैं, कर मुक्त कर देते हैं। तो ये कटौती, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। 49 देखिए, किसके शासनकाल के दौरान व्यापक भू सर्वेक्षण और भूमि कर पुनर्निर्धारण किया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये किया गया था कृष्णदेव राय के टाइम में। इन्होंने क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण करवाया, और जो इससे पहले भी सर्वेक्षण कराया गया था, लेकिन जो लास्ट में हुआ वो कृष्णदेव राय के टाइम में हुआ था, व्यापक यानी कि बहुत बड़े स्तर पर। तो कृष्णदेव राय जो था उसके टाइम में क्या थे, 8 अष्टदिग्गज जिनको बोला जाता था, कवि थे। तो अलसी पैदान उनमें से एक था, जो संस्कृत और तेलुगु का क्या था, महान, बहुत बड़ा ज्ञाता था दोस्तों। और इसके बारे में काफ़ी फेमस चीज़ें हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों थैंक्स, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और ऐसी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ आगे भी आती रहेगी, आप देखते रहिए। और मैं लेक्चर वगैरह भी स्टार्ट करूँगा, अगर आप कोई आप में से किसी को दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।